तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी प्रो में। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10 साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है ये। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं और उन तीनों वीडियोस में हमने ये समझा था कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं बोथ साइड्स में। उसके बाद अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी कि आपका जो फाइनल फॉर्मेशन होगा अलग अलग कंपाउंड्स का किसी केमिकल रिएक्शन के बाद, तो उनके फिजिकल स्टेट्स क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने इक्वेशन बैलेंस की थी। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। तो दोनों ही साइड LHS और RHS में इक्वेशन 1.9 में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सभी एलिमेंट्स के इक्वल है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है और इस मेथड को केमिकल बैलेंसिंग की इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जो ये मेथड है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो है नंबर्स को ट्राई कर करके देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं, उनको कोएफिशिएंट की तरह यूज़ करते रहते हैं और फिर फाइनली जहाँ पर आकर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है उसी को हम अपनी फाइनल इक्वेशन मान लेते हैं। अब स्टेप 7 जो है वो ये कहता है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कि जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद वो फिजिकली किस किस स्टेट में रहेंगे, यानी वो सॉलिड होंगे, गैस होंगे या लिक्विड होंगे। केयरफुली एग्जामाइन द अबाव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। तो अगर हम ध्यान से इक्वेशन 1.9 को देखें जो आपने अभी ऊपर देखी, 3Fe प्लस 4H2O equals to Fe3O4 plus 4H2। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? तो क्या इस इक्वेशन को देखकर हमें ये पता चलता है कि हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है? नहीं ना चलता। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में दी हुई नहीं है। फिर आगे चलते हैं तो ये कहता है टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। तो किसी भी इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करना बेटर रहता है, तो उनको मेंशन करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस स्मॉल g, स्मॉल l, aq एंड s रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मीन्स ये होता है कि सबसे पहले जिस वर्ड को यूज़ किया गया उस वर्ड से रिलेटेड सबसे पहले सिंबल वही होगा जो जिस सीक्वेंस में ऊपर है उसी सीक्वेंस में आगे रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड, तो इनको हम उसी ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। गैसेस के लिए G, लिक्विड के लिए L और एक्वस के लिए AQ और सॉलिड के लिए S को हम यूज़ करते हैं एज नोटेशन, यानी पूरा वर्ड लिखने की बजाय हम इन सिंबल्स को लिख सकते हैं। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। तो एक्वस या AQ जो सिंबल है वो इसलिए लिखा जाता है कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी वाटर के साथ सोल्यूबल होकर या वाटर के सॉल्यूशन के साथ के रूप में अगर प्रेजेंट है तो हम उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्वस कहेंगे और AQ से उसको डिनोट करेंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 जो थी आपकी वो थी, उसको अगर आप देखो तो यहाँ पर अब हमने उनके जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि
3Fe जो कि एक सॉलिड होता है तो उसको S से डिनोट किया है, फिर प्लस 4H2O जिसको G से डिनोट किया है, यानी H2O क्या है यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। वैसे H2O वाटर होता है लेकिन यहाँ पर H2O गैसियस फॉर्म में होगा, इट मीन्स स्टीम के फॉर्म में होगा यानी भाप के रूप में। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो हमारे फॉर्म हुए वो हुए Fe3O4 जो कि एक सॉलिड होता है यानी सॉलिड फॉर्मेशन होगी इसकी, और जो 4H2 ये गैसियस फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन में 1.9 में गैस भी है और सॉलिड भी है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी एक्वस नहीं है। और ये हमारी इक्वेशन 1.10 कंसिडर करी जाएगी क्योंकि ये 1.9 से थोड़ा डिफरेंट है। फिर उसके बाद note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। तो यहाँ पर भी आगे ये यही कह रहे हैं कि अगर हमने H2O के साथ G को यूज़ किया है, G सिंबल को यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि H2O को यहाँ पर स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया गया है, ना कि वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। देखिए आमतौर पर यूजुअली क्या होता है कि फिजिकल स्टेट जो होते हैं वो केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ये स्पेसिफाई करें कि क्या कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रिएक्शन की कंडीशन होती है तो उस समय जो जो रिएक्शन के समय जो कंडीशंस होती हैं उस समय क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एयर का और कैटलिस्ट, इन सबको भी मेंशन किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कैटलिस्ट होता है, देखिए कैटलिस्ट ये होता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट जो होती है और क्लोरोफिल जो होते हैं ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि इनके बिना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो नहीं सकती, इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। अब देखिए इक्वेशन आपकी 1.11 में देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होगी, इसको रिएक्ट कराया गया है 2H2 के साथ, यानी रिएक्टेंट कौन कौन है हमारे पास, CO है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है। तो इसको रिएक्ट कराया गया कितने पे, मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो 340 एटम है ये प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब ये है अगर इतना प्रेशर नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी और आपका जो प्रोडक्ट बना है CH3OH ये नहीं बन पाएगा। और ये CH3OH को L से रिप्रेजेंट किया है, इट मीन्स ये कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, इसको H2O के साथ रिएक्ट कराया गया है 12H2O के साथ। H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ही होगी, और फिर सनलाइट और क्लोरोफिल ने इस इक्वेशन को सपोर्ट किया एज इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हैं ये दोनों इसके, क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट बनकर आए हैं वो आए हैं C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन होगा ये, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और इसके साथ साथ और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, आपका ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है और H2O भी अलग रिलीज हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे टोटल 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे रिएक्टेंट थे सिर्फ 2 और हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गए 3। तो ये इक्वेशन होगी आपकी 1.12। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर।
तो जो आपको स्टेप्स ऊपर बताए थे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्या उनको यूज़ करके आप इक्वेशन 1.2 को बैलेंस कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कहाँ है 1.2? 1.1, दिस इज आप, ये है आपकी इक्वेशन 1.2। तो क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हो उन स्टेप्स को यूज़ करके? तो देखिए चलिए, तो हमने स्टेप 1 में देखा था कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बना लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड अलग अलग एलिमेंट के कितने हैं, तो लेफ्ट साइड में mg को देखिए 1 है और राइट साइड में भी mg 1 ही है। तो यहाँ पर mg को तो बैलेंस करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पर सिर्फ एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो MgO है हमारा राइट साइड वाला, इसके साथ 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे, 2 कोएफिशिएंट, यानी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो अगर इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 2MgO। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 Mg हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन Mg एक ही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले Mg में भी 2 कोफिशिएंट की तरह यूज़ करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Mg को। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 Mg हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी 2 Mg हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन 1.2 बैलेंस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके एक्सरसाइज विद इन चैप्टर आती हैं, जो बीच में आती हैं, इनको हम लास्ट में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। अभी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। जब फाइनल हमारी सारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी चैप्टर के अंदर और चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम टॉपिक्स को ही लेकर चलते हैं।